नमस्कार भैया, आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विषय गणित की का एक नया टॉपिक जो कि हमारी प्रश्नावली 6 से संबंधित है उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और हमारे टॉपिक का नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। आपने 9th क्लास में भी कुछ इसका एक टॉपिक आपने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में या त्रिकोणमितीय के बारे में पढ़ा होगा। आज हम उससे आगे का विस्तृत अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री कहते किसको है। तो जैसा कि मैंने थोड़ी डेफिनेशन आपके सामने लिख रखी है कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि गणित विषय में अपने अलग अलग शाखाएं होती है, रेखा गणित अलग होती है, बीजगणित अलग होती है। इसी प्रकार से जो त्रिकोणमिति है वो भी हमारी गणित की शाखा है और उसके अंदर किन चीजों का अध्ययन किया जाता है, जो त्रिभुज होता है उस त्रिभुज की भुजाओं और उनके जो कोण होते हैं उनके बीच में क्या संबंध होता है, क्या उनका अनुपात होता है, किस प्रकार से हम कोण से भुजा ज्ञात कर सकते हैं या भुजाओं से कोण ज्ञात कर सकते हैं, उस प्रकार से हम इन सब का अध्ययन इसके अंदर करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात किसको कहते हैं या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किसको कहते हैं, वो देखिए कि एक समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात का अध्ययन त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इसमें एक शब्द आया आपका न्यून कोण के सापेक्ष। तो मान लीजिए ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है ए बी और सी, जिसमें कोण बी समकोण है। अब बाकी जो दो कोण होंगे वो न्यून कोण होंगे, क्योंकि जब हमें पता है किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो उसमें से अगर एक कोण समकोण हो गया तो अन्य दो कोण है वो समकोण से छोटे ही होने, 90 डिग्री से छोटे होने, और 90 डिग्री से जब छोटे होने तो इसका मतलब दोनों कोण क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। तो इनके सापेक्ष इन भुजाओं का जो मान है, न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं का जो अनुपात है कि इस कोण में अगर सी कोण है वो 30 डिग्री है, तो ये दो भुजाएं या ये दो भुजाएं का अनुपात क्या होगा, उसका अध्ययन करना ही हमें क्या कहलाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। तो आज हम चर्चा त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में ही करेंगे। अब त्रिकोणमितीय अनुपात जब हम ज्ञात करेंगे कोणों की सहायता से, न्यून कोणों की सहायता से, हम जो हमारा समकोण त्रिभुज होगा उसकी भुजाओं को ज्ञात करना इस टॉपिक में सीखेंगे। पीछे हमने पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हमने पढ़ा था। पाइथागोरस भी समकोण त्रिभुज से संबंधित होती है, परंतु उसमें क्या समस्या होती है कि कम से कम आपको दो भुजाएं दी हुई होगी जब आप तीसरी भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। परंतु इस अनुपात के द्वारा हम किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर एक भुजा और एक न्यून कोण अगर दिया हुआ हो तो हम अन्य भुजाओं को ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ कोणों का मान हमें पता होना चाहिए जो हमारे कोर्स में है, तो वो है विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की एक टेबल होती है, एक सारणी होती है। इस प्रश्नावली को करने के लिए, इसको हल करने के लिए हमें वो सारणी याद होनी चाहिए और उसके मान हमें याद होने चाहिए। और जो हमारे कोर्स में लगभग है वो कौन कौन से कोणों के मान से संबंधित प्रश्न आते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और आपने त्रिकोणमिति में पढ़ रखा है कि इनके मान क्या क्या होते हैं, हमारे साइन थीटा होता है, कोस थीटा होता है, टेन कोट सेक और कोसेक थीटा होता है। अब हमें ये पता करना है कि साइन थीटा का अगर 0 डिग्री से संबंधित मान कितना होता है, साइन जो थीटा है उसका 30 डिग्री से संबंधित मान कितना होता है। इसी प्रकार से सबके मान हमें ज्ञात करने होंगे। उसके लिए हमें एक टेबल
की आवश्यकता होती है। उस टेबल के द्वारा इन सब के मान उसके अंदर हम लिखते हैं और उन मानों को हमें याद करते हैं, याद रखना चाहिए, जिससे कि जो प्रश्न हमारे परीक्षा में आते हैं इस प्रकार के, वो तो आगे चर्चा करेंगे, उनको हम हल कर सकते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन कि इन सब के मान जो विशेष कोण है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री से संबंधित मान क्या होते हैं। तो उसकी एक कंडीशन है, या तो आप साइन थीटा का एक मान याद कर लीजिए कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 10। साथ में मैंने रेडियन में भी लिख रखा है, क्योंकि आपने 9th क्लास में अंतिम प्रश्नावली रेडियन से संबंधित पढ़ी थी कि रेडियन का मान याद करने के लिए हमने डिग्री को अगर रेडियन में बदलते हैं तो हम किससे गुणा करते हैं, पाई बटे 180 से गुणा करते हैं। तो 30 डिग्री को अगर हम रेडियन में बदलेंगे तो 30 गुणा पाई बटे 180, 30 है वो 180 से 6 बार कैंसिल होता है, तो रेडियन में मान 30 डिग्री कितना आता है, पाई बटे 6। इसी प्रकार से अन्य कोणों के मान भी आते हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा का मान कितना होता है, साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 30 का कितना होता है, साइन 45 का कितना होता है, साइन 60 का कितना होता है। अब या तो आपके पास में ये मान याद होना चाहिए। मान लीजिए कि हमारे पास में मान ही याद नहीं हो, हम सब कुछ भूल जाएं, तो उसकी एक ट्रिक होती है। वो कैसे होती है, यहां से मैं शुरू कर रहा हूं। 0/4 का रूट, 1/4 का रूट, 2/4 का रूट तो बराबर हो जाएगा 1/2 का रूट, 3/4 का रूट और 4/4 का रूट। ये लिख लेना चाहिए, एक ट्रिक है याद रखने की। अब देखिए ध्यान से, 0 में 4 का भाग कितनी बार जाता है हमें पता है। किसी भी संख्या है 0 है, उसमें अगर किसी भी संख्या का भाग दे तो हमें क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। तो 0 में 4 का भाग 0 बार गया और 0 का रूट है वो क्या आएगा, 0 आएगा। कहने का मतलब ये होगा कि साइन 0 डिग्री का मान 0 आएगा। अब आगे देखिए कि साइन 30 डिग्री का मान कितना आएगा, 1/4 का मैंने रूट लिख रखा है, 1 का रूट है या 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, इसलिए 1 आ गया बट्टे में, और 4 का कितना होता है, 2 होता है, तो क्या जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब साइन 30 डिग्री का जो मान है वो हमारे पास में कितना प्राप्त हो गया, 1/2। इसी प्रकार से आगे देखिए 2/4 था, उसको मैंने हल करके जो सरल करके क्या प्राप्त कर लिया मैंने, 1/2 कर लिया। तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, ठीक है, और 2 का निकाल नहीं सकते क्योंकि हमने पढ़ रखा है अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका रूट 2 में ही रह जाएगा। आगे वाला मान देखिए, रूट 3/4, रूट 3 वापस अपरिमेय संख्या, इसका नहीं निकाल सकते, इसलिए रूट 3 का रूट 3 और 4 का निकलता है कितना, 2, और 4 में 4 का भाग कितनी बार जाता है, 1 बार जाता है, और 1 का रूट कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए हमारे पास में साइन से संबंधित विशेष कोणों के मान प्राप्त हो गए हैं। कौन कौन से प्राप्त हो गए, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। अब हमें ये मान प्राप्त हो गए, इससे हम अन्य सभी मान प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो देखिए, साइन थीटा और कोस थीटा परस्पर पूरक कोण होते हैं, इसलिए हमें करना क्या है, कोस थीटा का मान है वो इधर से लिखना शुरू कर दीजिए। पूरक का मतलब ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है उनको पूरक कोण कहते हैं। तो साइन 90 किसका पूरक होगा, कोस 0 का होगा, क्योंकि 90 में 0 जोड़ेंगे तभी 90 प्राप्त होते हैं, इसलिए साइन 90 है उसका पूरक क्या होगा, कोस 0 डिग्री होगा। तो कोस 0 डिग्री का वही मान होगा जो साइन 90 का होगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहां से विपरीत लिखना प्रारंभ कर दीजिए। साइन 60 किसका पूरक होगा, 60 में क्या जोड़ेंगे, 30 जोड़ेंगे, तो साइन 60 का पूरक क्या होगा, कोस 30 होगा। तो वहां से हम क्या करेंगे, उधर वाले मानों को विपरीत लिखना प्रारंभ करेंगे, तो हमारे पास में कोस का मान आ जाएगा। देखिए क्या आएगा, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ये लीजिए हमारे पास में, हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, सीधा हमारे पास में कोस से संबंधित मान आ गए, कोस 0
cos 30, cos 45, cos 60 और cos 90। दो मान हमारे पास में आ गए। अब हमारे पास में मान लाना है, हमें क्या, tan का मान लाना है। आपने पिछली क्लास में tan थीटा बराबर पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था, sin थीटा बटे cos थीटा, आपने 9th क्लास में पढ़ा है। तो उसी को ही आइडेंटिटी को, उसी सर्व समीका को हम उपयोग में लेते हुए tan थीटा के मान लाएंगे। और tan थीटा के मान कैसे लाएंगे वो देखिए, sin का मान ऊपर है, cos का मान नीचे, और सूत्र tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। कहने का मतलब इसमें इसका भाग देंगे, मतलब sin थीटा में cos थीटा के मानों का भाग देंगे। तो 0 में 1 का भाग दिया, क्या प्राप्त हुआ, पहले ही हमें पता है 0 में किसी संख्या का भाग देते तो हमें 0 प्राप्त होता है। 1/2 में भाग दिया √3/2 का, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 1 और नीचे बचे √3, तो क्या मान प्राप्त हो जाएगा, 1/√3। 1/√2 में 1/√2 का ही भाग देना है। जब बराबर में बराबर का भाग देते हैं तो एक बार भाग जाता है, जैसे 4 में 4 का ही भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 10 में 10 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा। उसी प्रकार से 1/√2 में 1/√2 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो हमारे पास में क्या मान प्राप्त हो जाएगा, 1। √3/2 में भाग देना 1/2 का, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गए, आंसर हमें क्या प्राप्त होगा, √3/1। और किसी भी संख्या में अगर हम 1 का भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, वही संख्या प्राप्त होती है। तो √3 में 1 का भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, √3। अब हमें 1 में 0 का भाग देना है। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी संख्या में अगर 0 में अगर किसी संख्या का भाग देते तो 0 प्राप्त होता है, परंतु किसी संख्या में अगर 0 का भाग देंगे तो वो भाग कभी भी प्राप्त हो ही नहीं सकता। इसलिए क्या होगा, अनंत या अपरिभाषित प्राप्त हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, अब देखिए वापिस हमें क्या करना है, tan थीटा है वो cot थीटा का पूरक होता है। tan के जो भी मान है वो cot के पूरक होंगे, तो वो क्या, वही जिस प्रकार से हमने sin के मान से cos के मान प्राप्त किए, उसी प्रकार के tan के मान से cot के मान प्राप्त करेंगे और वहां से इधर लिखना उल्टा प्रारंभ कर देंगे। तो सबसे पहले आ गया, फिर क्या आएगा, √3, फिर 1 का 1 आ गया, फिर 1/√3 आ गया, और फिर क्या आ गया, 0 आ गया। तो देखो tan से सीधे हमारे पास में cot के मान प्राप्त हो गए। अब हमें प्राप्त करना है मान sec का। sec का पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था 1/sec थीटा पढ़ा था आपने 1/cos थीटा, अर्थात हमें cos थीटा की जितने भी मान है उन मान को 1 में भाग दे देंगे तो हमें किसका मान प्राप्त हो जाएगा, sec थीटा का। देखो ध्यान से, यहां हम किस में मान दे, 1 में cos थीटा का मान का भाग दे रहे हैं, तो 1 में 1 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 1 में √3/2 का, मतलब 1 में भाग देंगे किसका, √3/2 का, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, 2/√3। 2/√3। कोई समस्या है यहाँ पर, वापस देखिए अब हम किस में भाग देंगे, हमारे पास में मान कितना है, 1/√2। 1 में भाग देंगे 1/√2 का, तो वापस ऊपर चला गया, √2/1 आ गया, क्या मान प्राप्त होगा, √2 प्राप्त होगा। ठीक है, अब किस में भाग देंगे हम, 1 में भाग देंगे किसका, 1/2 का। 1 में भाग दे रहे हैं किसका, 1/2 का, 2 ऊपर आ गया, 2/1 प्राप्त हुआ, तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमारे को, 2 प्राप्त हो जाएंगे। अब 1 में भाग देंगे किसका, 0 का। 1 में किसका भाग देंगे, 0 का भाग देंगे, तो वो की वही कंडीशन है, 1 में 0 का भाग देना है। तो किसी भी संख्या में अगर 0 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है, अनंत बार जाता है, अनंत हमारे पास में आ गया। अब वही बात sec थीटा है वो किसका पूरक होता है, कोशेक का पूरक होता है, ये हमें ध्यान रखना होगा, इसलिए वहां से विपरीत मान लिखने प्रारंभ कर दीजिए। तो 2√2, 2/√3 और 1। तो इस प्रकार से हमें जो हमारे पाठ्यक्रम 10वीं कक्षा के अंदर जिन कोणों से संबंधित मान है वो उन मानों की हमें एक सारणी प्राप्त हो गई है, जिसमें sin 0, 30, 45, 60, 90 का, cos 0, 30, 45, 60, 90 का, इसी प्रकार से tan, cot, sec, cosec के मान प्राप्त हो गए। और हमारे जो एग्जाम में उन्हीं मानों से संबंधित सवाल आते हैं। तो अब हमें ये सारणी प्राप्त हो गई है। आशा करता हूं आपको ये जो सारणी है वो बनानी आ गई होगी,
समझ में आ गई होगी। जब सारणी बनानी आ जाती है, मेरा तो ये कहना है कि सारणी बनानी आनी चाहिए, साथ साथ में प्रत्येक का मान भी आपको ज्ञात होना चाहिए, पता होना चाहिए। अगर मान याद नहीं रहता तो कम से कम सारणी बनानी तो आनी ही चाहिए। अब देखिए हमारी परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और उसे हमें किस प्रकार से हल करना चाहिए। तो मैंने कुछ एक उदाहरण नीचे लिख रखे हैं आपके सामने कि निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो जिसमें से देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, पहला है tan स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस 3 कोस स्क्वायर 30 डिग्री। हमें करना कुछ भी नहीं है, इसका मान ज्ञात करना है। तो करना कुछ भी नहीं है, हमारे पास में जो मान दे रखे हैं उससे संबंधित जो डिग्री दे रखी है उसका मान हमें लिखना है। तो क्या है हमारे पास में, सबसे पहले tan 60 डिग्री है, तो हमें पता होना चाहिए कि tan 60 डिग्री का मान कितना है। तो देखिए tan 60 डिग्री का मान कितना है, tan ये रहा और 60 डिग्री ये रहा, कितना मान है, √3 होगा। अब देखिए यहां क्या है, tan स्क्वायर में इसलिए √3 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3 का 3 है, कोस 30 डिग्री, तो कोस और कितने डिग्री है, 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री का मान है √3/2। ठीक है, परंतु यहां स्क्वायर है कोस, इसलिए इसको भी हमने क्या कर देंगे, होल स्क्वायर लगा दिया। सारणी के द्वारा जो हमारे को प्रश्न दिया था उसके मान हमने लिख दिए। अब इसको हल कीजिए, किस प्रकार से हल करेंगे, √3 का स्क्वायर, किसी भी रूट की संख्या का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उसका रूट हट जाता है, तो हमने रूट हटा दिया, प्लस 3 का 3, यहां गुणा का चिन्ह लगेगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, आगे देखिए 3 का 3 प्लस 3 को 3 से गुणा करूंगा 9 और बट्टे में क्या प्राप्त हो जाएगा, 4, लघुत्तम क्या आ जाएगा हमारे पास में 4 आ जाएगा। अब यहां कुछ नहीं है, बट्टे में 1 मान सकते हैं, तो 4 में 1 का भाग 4 बार गया और 4 को अगर मैं 3 से गुणा करूंगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 12 है, और 4 में 4 का भाग 1 बार गया और 1 को अगर 9 से गुणा करूंगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 9, तो हमारे को जो मान है वो क्या प्राप्त होगा, 21/4, या इसको हम मिश्रण भिन्न में लिखेंगे तो 4 का भाग 21 में देना, तो 4 का भाग कितनी बार गया, 5 बार गया, शेष कितना बचा, 1 बचा और 4, तो ये इसका मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न हमारे सामने आते हैं और उसको हमको हल करना होता है। ये प्रश्न समझ में आया, जिस प्रकार से प्रश्न था वो हमने प्रश्न लिखा, फिर जो जिससे संबंधित tan cos जो भी मान रखा उससे संबंधित सारणी के द्वारा हमने मान रखे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, क्यूब है तो क्यूब लगा दो, अगर कुछ भी नहीं है तो वो ही मान रख दो, और फिर उसको आपको भिन्नों के जोड़ भाग के गुणा भाग करने आते हैं, उसको उसी विधि से हल कीजिए, अंतिम जो मान आएगा वो इसका मान होगा। इसी प्रकार से एक अगला क्वेश्चन और देखिए, तो किस प्रकार से हम उसको हल कर सकते हैं, वो देखिए आपके सामने प्रश्न नंबर 2 है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री और कोस 30 डिग्री। ठीक है, साइन स्क्वायर नहीं है, साइन 60 डिग्री और कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कितना है, कोस 60 डिग्री। इनके मध्य में कुछ नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई सी प्रकार का चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब हमें पता है गुणा होता है। देखिए अब इसका मान रख दीजिए, साइन 60, तो साइन 60 का मान आपके सामने कितना है, वो देखिए √3/2, गुणा का निशान, कोस 30 का मान भी कितना है, √3/2, प्लस का जी साइन 30, तो साइन 30 का मान हमारे पास में कितना है, 1/2, और गुणा कोस 60 का मान हमारे पास में कितना है, 1/2। सारणी के द्वारा जो हमको प्रश्न दिया हुआ था उसके मान हमने यहाँ पर प्रतिस्थापित कर लिए। अब सामान्य जोड़ भाग की गुणा भाग जो भिन्नों की होती है उस प्रकार से करना है, तो देखिए किस प्रकार से करेंगे, √3 को √3 से गुणा करेंगे, तो √3 किसी संख्या को किसी संख्या से गुणा करते हैं उसका मतलब उसका स्क्वायर हो जाता है, और मैंने पहले ही बता दिया कि रूट को रूट से गुणा करने तो उसका रूट हट जाता है, तो √3 को √3 से गुणा करूंगा तो क्या प्राप्त हो गया, 3, और 2 को 2 से गुणा किया तो क्या प्राप्त हो गया, 4। आगे देखिए प्लस का चिन्ह, 1 को 1 से गुणा किया 1, और फिर 2 को 2 से गुणा किया तो क्या प्राप्त हो गया, 4,
इनका लघुत्तम कितना आ जाएगा 4। तो 4 में 4 का भाग एक बार, 1 को 3 से गुणा किया 3, प्लस 4 में 4 का भाग एक बार और 1 को 1 से गुणा किया 1, और 3 और 1 कितने हो गए 4/4, और 4 में 4 का भाग कितनी बार गया, एक बार गया। तो इस प्रकार से इसका मान क्या प्राप्त हुआ हमें 1। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास में जो भी प्रश्न आता है उसके हमें जो मान होते हैं उन कोणों के, विशेष कोणों के, कोणों का मतलब जो कोण सामने लिखे हुए आएंगे, sin 60 डिग्री, sin 30, cos 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, cos 60 डिग्री, जो मान संबंधित है इस सारणी में उससे संबंधित मान इसमें रख दें, और फिर सामान्य जो हम 6ठी 7वीं क्लास से जोड़ बाकी गुणा भाग भिन्नों के करते आ रहे हैं उस हिसाब से उसको हल कर दें तो हमें एक जो मान है वो प्राप्त हो जाएगा। एक अंतिम उदाहरण और समझिए, उसके द्वारा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे अपना अंतिम जो उदाहरण है वो क्या है, 10 स्क्वायर 30 प्लस 10 स्क्वायर 45 और प्लस 10 स्क्वायर 60 डिग्री, ये मान है। तो वही बात सबसे पहले जो हमारी सारणी में आपको याद है तो बहुत बढ़िया बात, अगर याद नहीं तो सारणी बनानी आनी चाहिए, उससे मान निरूपित करते हैं। 10 30, तो हमें पता है 10 30 का मान कितना होता है, वो ध्यान से देखिए 1/√3 होता है, 1 और बट्टे में √3, परंतु यहाँ 10 का स्क्वायर है इसलिए उस मान का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस का चिन्ह। 10 45, तो 10 45 का मान कितना है 1, हमने 1 मान रखा, परंतु उसका भी क्या है स्क्वायर, इसलिए उसका भी हमने स्क्वायर लगा दिया, प्लस 10 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री का मान आपके पास में कितना है √3 है, तो √3, परंतु स्क्वायर है इसलिए उसका भी स्क्वायर लगा दिया। मान हमने जो सारणी से प्राप्त हुए मान इसमें निरूपित कर दिए, स्क्वायर क्यूब जो भी है वो उतनी हमने क्या लगा दी, घात या पावर लगा दी। अब देखिए इसको हल करते हैं हम, 1 का वर्ग 1 ही होता है और √3 का स्क्वायर या वर्ग कितना होगा 3 होगा, प्लस 1 का 1 ही होता है, चलो बट्टे में मैं 1 और लगा देता हूं आपकी आसानी के लिए, प्लस √3 का कितना होता है 3 होता है, इसके बट्टे में मैं 1 लगा देता हूं ताकि आपको सरल करने में आसानी हो। अब इन तीनों जो अपने के पास में भिन्न प्राप्त हो गई उसका लघुत्तम कितना आएगा 3 है, 3 आ गया, 3 में 3 का भाग एक बार गया और 1 को 1 से गुणा करूंगा 1 प्राप्त हो गया, प्लस 3 में 1 का भाग 3 बार गया और 3 को 1 से गुणा करूंगा 3 प्राप्त हो गया, प्लस 3 में 1 का भाग 3 बार गया और 3 को 3 से गुणा करूंगा 9 प्राप्त हो जाएगा। अब हल कीजिए, जोड़ना है 1 और 3 4 और 9 कितने हो जाएंगे 13 हो जाएंगे, 13 बटे कितने प्राप्त हो जाएंगे 3। अब ये तो हमारे पास में भिन्न प्राप्त हो गई, अब इसको अगर मिश्र भिन्न के रूप में परिवर्तित करना है तो 13 में 3 का भाग दीजिए, 13 में 3 का भाग कितने बार जाएगा 4 बार गया, 4 3 बार है, बचा कितना 1 किसका भाग दिया हमने 3, इस प्रकार से इसका हमें मान क्या प्राप्त होगा 4 सही 1/3। तो इस प्रकार से जो भी हमारे पास में प्रश्न होते हैं उनको हम आसानी से हल कर सकते हैं, परंतु हमें क्या होना चाहिए, ये टेबल या तो बनानी आनी चाहिए या प्रत्येक का मान हमें कंठस्थ याद होना चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ में, डाउटफुल नहीं होना चाहिए ये होगा, उससे अपना प्रश्न गलत हो सकता है। तो मेरा कहना है कि आपको टेबल बनानी आनी ही चाहिए। तो इस प्रकार से इसी टेबल के ऊपर अपनी जो 6ठी प्रश्नावली है वो पूरी इसी ट्रिग्नोमेट्री टेबल या विशेष कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो सारणी है उसके ऊपर आधारित है। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस सारणी को समझकर जो अपने पाठ्य पुस्तक की 6ठी प्रश्नावली है उसको आप आसानी से कर सकते हैं और एकदम आसानी से हो जाएगा अगर आपके पास में सारणी याद होगी या आपके पास में सारणी लिखी होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।